गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो फिर से आपका स्वागत है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे कि पॉलिनेशन पढ़ा, परागण पढ़ा कि परागण कैसे होता है। पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा कि परागकोश से जब परागकण पृथक हो जाते हैं, पृथक होकर प्रतीकाक पर पहुंच जाते हैं तो उसे कहते हैं परागण बोलते हैं। परागण के टाइप्स थे, दो टाइप्स थे आपके, स्वपरागण और परपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में हम पूरा विस्तार से पढ़ चुके थे। सेल्फ पॉलिनेशन की परिभाषा से लेके फिर उसके लाभ और हानियों के बारे में हमने पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में। फिर हमारा सेकंड टाइप था उनका क्रॉस पॉलिनेशन। परपरागण के परिभाषा हम लोग पढ़ चुके थे। परपरागण किसके द्वारा होता है, जो उनका विकिरण होता है परागकणों को कैसे होता है, परपरागण कैसे होता है, तो जल द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है, कीटों द्वारा होता है। ये सब हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है कि परपरागण के लाभ और हानियां क्या हैं। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर को आप लोग, आई होप कि आप लोगों ने बढ़िया से समझ लिया होगा। प्रीवियस लेक्चर को आप लोगों ने ध्यान से पढ़ लिया होगा और उसको समझ, नोट्स वगैरह बनाने होंगे, समझ लिया होगा। बहुत ही आसान है ये चैप्टर, धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। पहला चैप्टर आपका, ये हमारी सब घटनाएं चल रही है कि निषेचन से पूर्व जो हमारा निषेचन की प्रक्रिया होती है, जो हमारा पुष्पित पौधों में लैंगिक जनन होता है, वो 3 चरणों में होता है कि निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और डबल फर्टिलाइजेशन, फिर है निषेचन पश्च घटना, जो निषेचन के बाद होंगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन, देन आफ्टर थर्ड वन है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो इन सब के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पहली हेडिंग हमारी तो जो पुष्पित पौधों में लैंगिक जनन की वो है निषेचन से पहले की घटना। तो उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कि आप पॉलिनेशन पढ़ा, हमने परागण पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे परपरागण के लाभ और हानि। तो इसके लाभ क्या होते हैं कि परपरागण से बनने वाले फल स्वादिष्ट होते हैं और बड़े होते हैं। परपरागण से जो फल बनते हैं वो क्या होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं और बड़े होते हैं, साइज में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। दूसरा है कि इससे जो परपरागण से जो बीज बनते हैं, आपके जो सीड बनते हैं, वो ही अच्छी नस्ल के होते हैं, बड़े होते हैं आकार में और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अंकुरित हो जाते हैं, अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं बहुत आसानी से। प्रतिकूल वातावरण होता है जब उनकी फेवरेबल कंडीशन भी नहीं होती है, वो सपोज दैट कि सही से बारिश नहीं हुई, कम बारिश हुई या सनलाइट कम मिली, छाया जो शैडो अगर छाया में पड़ रही है, सनलाइट कम पड़ रही है, तो उसमें वो अंकुरित हो जाते हैं, अंकुरण करने की क्षमता रखते हैं। तो अच्छी क्षमता के जो जर्मिनेशन की पावर बहुत अच्छी होती है, साइज में बड़े होते हैं। थर्ड वन है आपका परपरागण द्वारा जो रोग प्रतिरोधक जातियां उत्पन्न की जाती हैं। जो परपरागण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि जिससे रोग प्रतिरोधक जाति, जो जिनमें रोग ना हो जाए, जैसे प्लांट में डिजीज हो जाती है, बहुत सारे डिजीज होती हैं, डेंगू में होती है, बहुत सारे मोस्टली आपने देखा होगा जितने भी खाद्यान्न वाली फसलें हैं, पेड़ पौधे हैं, उनमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। उनको बीमारियों को दूर करने के लिए उनको छिड़काव किया जाता है, बहुत सारे केमिकल्स का, रासायनिक पदार्थों का छिड़काव किया जाता है, जिससे कि उनके जो उनमें बीमारियां हैं वो ना हो। तो इसके द्वारा परपरागण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि जो रोग प्रतिरोधक प्रजातियां हैं, जातियां हैं पेड़ पौधों की, उनको उत्पन्न किया जा सकता है। उनमें जो है डिजीज रेजिस्टेंस कैरेक्टर हो, रोग प्रतिरोधक क्या हो, लक्षण हो, जिससे वो अब रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी विकसित हो, जिससे उनको रोगों से लड़ सके या फिर उनमें बीमारियां वो कोई ना हो, उस तरह की कोई बीमारी ना हो, तो रोग प्रतिरोधक जातियां उत्पन्न की जाती है, उनमें रोग ना हो, कोई भी डिजीज की प्रति क्या हो, रेजिस्टेंस हो। नेक्स्ट वन है, इस विधि से पादपों के हानिकारक गुणों को पृथक किया जा सकता है। जो हानिकारक गुण है पौधों के, उनको पृथक किया जाता है। पृथक मीन्स अलग करना, उनको अलग कर लिया जाता है। ठीक है, उनके हानिकारक गुण है पादपों के, उनको जो है हम अलग कर सकते हैं परपरागण। ये उसकी हमारे सब क्या हुआ, इसके परपरागण के लाभ होगा कि इसके लाभ। अब हम पढ़ेंगे परपरागण की हानियां क्या।
आपको पता होना चाहिए कि पर परागण होता है किस पे डिपेंड होता है। इसमें पर परागण जो होता है साधन होते हैं जो जल द्वारा, वायु द्वारा, कीटों द्वारा होता है। तो पर परागण में क्या होता है कि पर परागण में हमें पर परागण के लिए बाह्य साधनों की जैसे जल है, वायु है आदि का क्या होना पड़ता है, निर्भर होना पड़ता है। निर्भर रहना पड़ता है। पर परागण की क्या है, पर परागण से हानियां क्या है? इसमें परागण के लिए बाह्य साधन जैसे आपका जैसे जल है, वायु है आदि को क्या निर्भर होना पड़ता है। स्वपरागण में ऐसा नहीं है। स्वपरागण में क्या होता है कि उसी का जो परागकोश से जो पृथक होकर परागण क्या हो जाता है, टीकाक्रम हो जाते हैं आसानी से। उस पर दूसरे साधनों पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है कि नहीं अगर कीट जल नहीं होगा, वायु कीट नहीं होगा तो परागण नहीं हो पाएगा। मगर इसमें पर परागण में हमें डिपेंड रहना पड़ता है बाह्य साधन। लेकिन दूसरी हानि क्या है, समय पर क्या होगा, समय पर परागण नहीं हो पाएगा। समय पर क्या होगा, जो परागण है समय पर परागण नहीं हो पाता है। इससे क्या होता है कि जो है आपका इन सब चीजों की उपस्थिति क्या होगा, अगर समय पे नहीं मिलेगा, जल वायु कीट नहीं पाएगा, अगर बाहर साधन नहीं मिले तो क्या होगा, पर परागण क्या समय पर नहीं हो पाएगा। तो जो पर परागण जो बीज है जो है पर परागण से बच, अधिकांश पुष्प क्या हो जाए पर परागण से बच जाए। जो पर परागण पुष्प होते हैं, जो पर परागण से ही पुष्प का जो पर परागण होता है अलग दूसरे पुष्प में, वो पर परागण नहीं हो पाएगा। तो परागण होने से क्या होगा, बच जाएंगे। और तीसरा क्या है, पर परागण की पर परागण में एक पुष्प को दूसरी पुष्प पर डिपेंड रहना पड़ता है। पर परागण में एक पुष्प को दूसरे पुष्प पर निर्भर रहता है। पर परागण में जो है एक पुष्प दूसरे पुष्प पर क्या होता है, निर्भर रहता है। ठीक है, दूसरे पुष्प पर निर्भर रहना पड़ता है कि उससे जब परागकण आएंगे, इसकी वर्तिका पर बैठेंगे, तब जाकर उसमें पर परागण हो पाएगा। ये हानि है, इसकी ड्रॉबैक। और क्या कि कीटों को आकर्षित करने के लिए मैंने बताया कि जो है पर परागण क्या होता है कि कीट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कीट पतंगे होते हैं, कीट पतंगे जब बैठेंगे आपके परागकोश पे बैठेंगे, परागकोश से जब उसमें परागण जो परागण चिपकेंगे उनके पैरों में, पंखों में आदमी चिपकेंगे, तब जाके जब वो कीट दूसरी पुष्प पे जाएगा तब जाके परागण हो पाएगा। कीटों पे बहुत निर्भर रहना पड़ता है। अब क्या होता है कि कीट कैसे आएंगे, तो सबसे तो क्या होता है कि जो पुष्पों के रंग हैं वो भड़कीले होने चाहिए, रंग बिरंगे होने चाहिए, सुगंध होनी चाहिए, मकरंद होनी चाहिए, पुष्पों में इस तरह के लक्षण होने चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि कीट आकर्षित नहीं होंगे तो कीट उस पर बैठेंगे नहीं, जब बैठेंगे नहीं तो उस पर जो उसके परागकोश होते हैं दूसरे पुष्प पे नहीं जा पाएंगे। तो एक प्रक्रिया हो जाती है। और सेम यही है कि अगर भड़कीला रंग और सुगंध नहीं होगी किसी पुष्प में तो जो दूसरी कीट उस पर नहीं बैठेंगे, उसकी भड़कीला के पे नहीं बैठेंगे तो परागण नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, जो कीटों को अगर जो फोर्थ इसका मान्य है, कीटों को आकर्षित करने के लिए, कीटों को आकर्षित करने के लिए पुष्पों पर रंग भड़कीले एवं सुगंध
तो इसका क्या होगा, फोर्थ वन हानियां होंगी, इसकी चौथी हानियां होंगी कि इसका ड्रॉबैक है। इसी वजह से ये सब चीजें, अगर ये सब चीजें नहीं हो पाती पर परागण की हानियां, फिफ्थ है आपका जो पर परागित बीज होते हैं, पर परागित बीज जो होते हैं हमेशा क्या होता है, संकर होता है। संकर मीन्स हाइब्रिड। जो पर परागित बीज होते हैं वो क्या होता है, हाइब्रिड होते हैं। हाइब्रिड आपने सुना होगा, दो डिफरेंट जातियों को आपस में क्रॉस कराया जाता है तो हाइब्रिड पैदा होता है, हाइब्रिड जाति बनती है। आजकल हाइब्रिड जाति का बहुत प्रचलन है। आजकल जो किसान फार्मर्स हैं अधिकतर हाइब्रिड बीजों को ही बोल रहे हैं। क्या होता है, हाइब्रिड बीज जो होते हैं बहुत ही, मैंने बताया कि जो पर परागण से जो बीज उत्पन्न होते हैं उत्तम क्वालिटी के होते हैं, उनकी नस्लें बहुत अच्छी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, उनकी जर्मिनेशन पावर अच्छी होती है और किसी भी प्रतिकूल यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन में वो जम जाते हैं, अपने आप को जर्मिनेट कर लेते हैं। तो आजकल जितने भी फार्मर्स हैं, मोस्टली फार्मर्स होते हैं हाइब्रिड बीज सीड ला रहे हैं, चाहे मटर हो, चाहे चना हो, गेहूं हो, आपकी दालें हो, सब हाइब्रिड, इसमें हाइब्रिड की प्रजातियां, जो पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं, खाद्यान्न को बोया जा रहा है खेतों में। तो क्या होता है, शंकर हमेशा परंपरागत बीज क्या होते हैं, हाइब्रिड टाइप्स में क्वालिटी होती है, हाइब्रिड परंपरागत से हाइब्रिड बीजों को ही उत्पन्न किया जाता है। तो फोर्थ वन जो होती है परंपरागत से संकर हाइब्रिड होता है, बीज हमेशा जब संकर होते हैं, इसकी ड्रॉबैक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि कृत्रिम परागण। नेक्स्ट हमारा है कृत्रिम परागण, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण से भी आपको शब्द से ही लग रहा है क्या, आर्टिफिशियल मीन्स नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल। जब दो विभिन्न जातियों आर्टिफिशियली क्या करा के, हाइब्रिडाइजेशन करा के, संकरण करा के नई जाति बनाई जाए। दो जातियों, डिफरेंट जातियों को मिला के एक नई जाति बनाई जाए, इसके हाइब्रिडाइजेशन द्वारा, संकरण द्वारा। जो वैज्ञानिक होते हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक होते हैं कृषि अनुसंधानों में, कृषि अनुसंधान केंद्र हैं आपके, वहां पर मोस्टली यही इस समय चल रहा है, किया जा रहा है कि जो डिफरेंट जातियां हैं, चाहे मक्का हो, गेहूं हो, चना हो, मटर हो, आदि की जो डिफरेंट जाति, उनके उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को लेकर, उच्च गुणवत्ता जो हाई क्वालिटी के बीज हैं, वो आपस में क्रॉस करा के, हाइब्रिडाइजेशन करा के नई जाति यानी कि नई उन्नत प्रजाति को बनाया जा रहा है, जो कि रोग प्रतिरोधक, जिसमें क्या हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो, उच्च क्वालिटी के हों, साइज में बड़े हों, अनफेवरेबल कंडीशन में अच्छे से उपजाए और इसकी गुणवत्ता यानी कि जो प्रोडक्शन हो बहुत ज़्यादा हो। इस तरह के जो वैज्ञानिक होते हैं, जो इस तरह का काम जो अनुसंधान केंद्रों में किया जा रहा है। पंतनगर जो आपका अनुसंधान केंद्र है, इसके बाद हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र है नई दिल्ली में, वहाँ पे इस तरह की जो है क्रियाएं कराई जा रहे हैं आपकी। इसमें नए उन्नत बीजों को बनाया जा रहा है, हाइब्रिड बीजों को बनाया जा रहा है, आर्टिफिशियल परागण कराया जा रहा है। तो इसमें क्या करते हैं वैज्ञानिक, नई प्रजातियों को बनाने के लिए क्या करते हैं वो लोग, उच्च गुणवत्ता वाले हाई क्वालिटी वाले बीजों को लेकर आपको क्रॉस करा के इसमें नई उन्नत बीजों को बनाया जा रहा है। कृत्रिम परागण में वैज्ञानिक
ऐच्छिक गुणों वाले, क्या ऐच्छिक गुणों वाले, यानी जो एक बढ़िया ऐच्छिक गुणों वाले विभिन्न पौधों की जातियों को लेकर जातियों के बीच क्या कराना है, संकरण कराना है। संकरण कराया जाता है। इससे उच्च गुणवत्ता वाले उच्च गुणवत्ता वाली जो जातियां हैं पेड़ पौधों की, उनको बनाया जा रहा है, पौधों की किस्मों को बनाया जा रहा है। बनाया जा रहा है उच्च गुणवत्ता वाले हैं। तो ऐच्छिक गुणों वाले पौधों को ले लेंगे, उनकी बीजों को ले लेंगे, उनमें जो है हाइब्रिडाइजेशन करा के उच्च गुणवत्ता वाली नए पौधों की किस्मों को बनाया जा रहा है। तो आपका इस तरह का अनुसंधान है, जैसे कुछ अनुसंधान है हमारे पंतनगर, कृषि अनुसंधान है पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है आपका। सेकेंड है आपका भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली। यहाँ पर जो है आपके गेहूं के और मक्का हाइब्रिड प्रजातियां डेवलप की जा रही हैं। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के तहत ये सब चीजें हो रही हैं। ये जो अनुसंधान केंद्र बनाए जितने भी पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में, वहाँ पे बहुत सारी जो प्रजातियां पेड़ पौधों उनको जो हाइब्रिड करके उनकी उच्च क्वालिटी वाले अच्छी किस्म वाले बीजों को डेवलप किया, पेड़ पौधों को डेवलप किया जा रहा है। बीज भी डेवलप हो रहा है, पौधों को डेवलप किया जा रहा है, उनसे जो बीज बना है उच्च क्वालिटी वाले उच्च गुणवत्ता वाले हैं, जो अनफेवरेबल कंडीशन में भी हाई प्रोडक्शन देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है इस वजह से। ठीक है, तो नेक्स्ट आज तक के लिए इतना ही है, आज इतना पर्याप्त है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, आप फर्टिलाइजेशन पढ़ना है, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको सब यही सब पढ़ेंगे। इसको नोट डाउन करिए, आपको नोट्स बनाते मैंने नोट्स ऑलरेडी आपको PDF मैंने आपको जो ग्रुप में सेंड कर दी है, आप नोट्स बनाते रहिए। कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं कि अगर कहीं डाउट है आपको उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक, जिससे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर करूँ। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए।